अच्छा, हमने अभी पढ़ लिया नॉमिनल कंपाउंडिंग, हमने पढ़ लिया इफेक्टिव कंपाउंडिंग। हमें ये समझ आ गई कि किस तरीके से हमने कंपाउंड करके और अमाउंट पेबल निकालना है। अब ये जो अमाउंट पेबल हम निकाल रहे थे, हम लोग अभी तक अमाउंट पेबल कैसे निकाल रहे थे? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अभी तक हम अमाउंट पेबल कैसे निकाल रहे थे? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये चीज हम कर रहे थे। मैं कहता हूं कि हमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करने की भी जरूरत नहीं है अगर हमें अमाउंट पेबल निकालना है तो। और यही हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या होती है? फ्यूचर वैल्यू कहा जाता है आज की तारीख में जो पैसा आप दे रहे हो वो फ्यूचर में कितना होगा। वो फ्यूचर में कितना होगा। आज की तारीख में जो पैसा आप मुझे दे रहे हो वो फ्यूचर में कितना होगा, इसे कहा जाता है फ्यूचर वैल्यू। इसे क्या कहा जाता है? फ्यूचर वैल्यू। ये चीज समझ आती है? फ्यूचर वैल्यू अगेन मैं दोहरा देता हूं, सम ऑफ मनी एट द फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट। सम ऑफ मनी एट द फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू जिस तरीके से कैलकुलेट की जाती है उस तरीके को कहा जाता है कंपाउंडिंग। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू इज नोन एज कंपाउंडिंग। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती, दो चीजें एक्चुअली चाहिए होती हैं। फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट या जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दूसरी चीज जो हमें चाहिए होती है उसे कहा जाता है कंपाउंडिंग फैक्टर। क्या कहा जाता है उसे? कंपाउंडिंग फैक्टर। अब ये कंपाउंडिंग फैक्टर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? कंपाउंडिंग फैक्टर कैलकुलेट होता है 1 + r⁴n। कंपाउंडिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है? 1 + r⁴n। और जब मैं इस 1 + r⁴n को मल्टीप्लाई कर देता हूं प्रेजेंट वैल्यू से या जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फ्यूचर वैल्यू, या जो हम लोगों ने अभी अमाउंट पेबल निकाला था। करके दिखा देता हूं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये सवाल जो हम लोगों ने अभी किया था, 1000 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, 5 इयर्स मेरे पास एन है, 10% मेरे पास क्या है? इंटरेस्ट रेट है, कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 + r। r कितना था मेरे पास? 0.1 पावर n। n सॉरी, n था मेरे पास 5, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1610.51, जो कि हमारे पास यहां पर आ रहा था। तो अगर मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो फ्यूचर वैल्यू निकालने का हमने एक तरीका क्या किया था, जिसे हम अमाउंट पेबल कहते थे, जिसमें हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाता था और इंटरेस्ट आ जाता था। अगर मैं उस तरीके से नहीं करना चाह रहा और मैं एग्जाम में टाइम बचाना चाह रहा हूं तो मैं डायरेक्टली इस मेथड से भी फ्यूचर वैल्यू निकाल सकता हूं, जो कि बिल्कुल सेम आंसर मुझे देगी। अच्छा, ये तो था जब मेरे पास इंटरेस्ट रेट आ रहा है एनुअली। ये सिचुएशन क्या थी? जहां पर मेरे पास थी नॉमिनल कंपाउंडिंग। सर क्या फ्यूचर वैल्यू इफेक्टिव कंपाउंडिंग पे काम करती है? सवाल ये है। जी सर, बिल्कुल काम करती है इफेक्टिव कंपाउंडिंग पे। कैसे काम करती है? जहां पर मैंने नॉमिनल कंपाउंडिंग को रोका है वहीं पर उसमें इफेक्ट डाल दो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का, तो आपके पास इफेक्टिव कंपाउंडिंग भी आ जाएगी। कैसे सर? एक एग्जाम्पल करके बताएं। बिल्कुल करवा देते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जो मैंने नहीं करवाई थी, विच इज DNE। ये दोनों एग्जाम्पल्स मैं आपको करवा के दिखाता हूं बाय यूजिंग इफेक्टिव कंपाउंडिंग इन फ्यूचर वैल्यू। कैसे होगा जी, अब देख लेते हैं। हम इफेक्टिव कंपाउंडिंग कैसे करते हैं? 1 + r⁴ मल्टीप्लाई बाय t⁴n, यही था। अब इस चीज को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्रेजेंट वैल्यू से तो मेरे पास आ जाएगी फ्यूचर वैल्यू। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 1000। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था 1000। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? इफेक्टिव कंपाउंडिंग से।
इफेक्टिव कंपाउंडिंग यहां था 12 टाइम्स पर ईयर, 12 टाइम्स पर ईयर। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 12 पावर टी। टी कितना है मेरे पास? 12 है, यहां 12 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एन। एन कितना है मेरे पास? 5 है, यहां 5 आ गया, और इसका मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट वुड बी 1000, सॉरी 1645.30। अब यही चीज मैं आपको इसमें करके दिखाता हूं। फ्यूचर वैल्यू बराबर थी किसके? प्रेजेंट वैल्यू प्लस 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय टी की पावर टी इंटू एन। प्रेजेंट वैल्यू थी मेरे पास 1000, 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 5। ये आ गया जनाब मेरे पास 1635.33। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। वंस अगेन, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में अब हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हम शुरू करने जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमारे पास दो तरीके होते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, क्या इस इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में फायदा होगा या नहीं। और वो दो तरीके क्या है? पहला तरीका हमारे पास आ जाता है जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, जिन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। और दूसरी चीज आ जाती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज क्या होते हैं इसको समझाता हूं मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से। मैंने आपको कहा कि आप मुझे आज की तारीख में, आप मुझे आज 1000 रुपए दो, आप मुझे आज 1000 रुपए दो और मुझसे हर साल 300 रुपए लेते रहो अगले 5 साल तक। आप मुझे आज 1000 रुपए दो और मुझसे हर साल 300 रुपए लेते रहो अगले 5 साल तक। तो क्या हमें ये काम करना चाहिए है? बिल्कुल करना चाहिए। देखो नजर आ रहा है 1000 रुपए आपकी जेब से जा रहे हैं और टोटल आपको मिल रहे हैं कितने? 1500 रुपए। तो आपके पास एट द एंड ऑफ 5th ईयर बचत कितनी है? 500 पॉजिटिव। तो ये आपके लिए क्या है? फायदा है। ये आपके लिए क्या है? फायदा है। तो क्या हमें फायदे वाली चीज में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन ये था मेरे पास सिंपल कैश फ्लो। ये क्या था मेरे पास? सिंपल कैश फ्लो। ये क्या था मेरे पास? सिंपल कैश फ्लो। जब जब मुझे इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करना होता है मैं कभी भी सिंपल कैश फ्लो पे वर्किंग नहीं करता। उसकी वजह क्या है जरा ये समझना। 1000 रुपए जो आप मुझे आज दे रहे हो उसकी आज वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। उसकी आज वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। लेकिन जो 1 साल के बाद मैं आपको 300 रुपए दे रहा हूं, क्या आज उसकी वैल्यू 300 रुपए? नहीं। जो 2 साल के बाद मैं आपको 300 रुपए दे रहा हूं, क्या आज उसकी वैल्यू 300 रुपए? नहीं। जो 3 साल के बाद मैं 300 रुपए आपको दे रहा हूं, क्या आज उसकी वैल्यू 300 रुपए? नहीं। तो इस तरीके से फ्यूचर में मिलने वाले जो आपको आपको पैसे मिलने हैं फ्यूचर में, या फ्यूचर में जो मिलने वाले कैश फ्लोज हैं आपके पास, उनकी आज की तारीख में क्या वैल्यू है इस पे भी तो बात करो। अभी हमने बात की थी, जब हम कंपाउंडिंग पढ़ रहे थे तो हमने क्या बात की थी कि आज जो मुझे पैसे मिलने हैं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी, या आज जो मैं पैसे दे रहा हूं उसकी फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी। ये हमने पढ़ा था बाय द नेम ऑफ कंपाउंडिंग। ये हमने पढ़ा था बाय द नेम ऑफ कंपाउंडिंग। अब दूसरी चीज जो हमने पढ़नी है उसे कहा जाता है डिस्काउंटिंग।
उसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है? एक ऐसा मेथड जिसमें मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं। एक ऐसा मेथड जिसमें मैं फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दूं, उसे क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग कहा जाता है। देखो, कंपाउंडिंग जो है ना, वो हमेशा एक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाता है। कंपाउंडिंग क्या दिखाता है? एक मल्टीप्लायर इफेक्ट। मतलब वो हमारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देता है, ऐड ऑन करता रहता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, डिस्काउंटिंग जो है वो एक डिवाइडर प्रोसेस डिवाइडर प्रोसेस दिखाता है। डिस्काउंटिंग जो है वो क्या दिखाता है? डिवाइडर इफेक्ट दिखाता है। मतलब वो हमारी फ्यूचर वैल्यूज को सबट्रैक्ट कर करके हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू बताता है। अब सवाल ये है कि जनाब, हाउ डू वी डिस्काउंट अ कैश फ्लो? हाउ डू वी डिस्काउंट अ कैश फ्लो? मुझे एक बात बताओ। मैंने अभी आपको कहा, a process in which we convert our future value into present value is known as discounting. A process in which we convert our future value into present value is known as discounting. Now when it comes to discounting, मैं फ्यूचर वैल्यू से कहां आ रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू पे। क्या हम सबको फ्यूचर वैल्यू निकालनी आती है? यस, हम सबको फ्यूचर वैल्यू निकालनी आती है। फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलती है? फ्यूचर वैल्यू निकलती है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁴n। 1 + r⁴n। तो अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं ये पूरा का पूरा 1 + r⁴n उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी फिर? प्रेजेंट वैल्यू बराबर हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁴n से, या फिर फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/1 + r⁴n। और इसको लिखने का एक और तरीका है, वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r⁴ हम में से जितने लोग मैट्रिक पढ़कर आए हैं उन सबको पता होगा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब अपनी साइड स्विच करते हैं तो उनकी पावर जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर मैं 1/1 + r⁴n को डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेकर आ रहा हूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए? 1 + r⁻n। ओके, आई गेस ये चीज सबको समझ आ गई होगी। अब जरा देखते हैं कि नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो में इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करने का हमारे पास पहला तरीका क्या आता है। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या जिसे हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज आ जाती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहां पर? MA1 में, इन्वेस्टमेंट सेंटर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के चैप्टर में। हमें पता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है और किस तरीके से निकलता है। एक दफा कर लेते हैं। The method of appraising the viability of a project over its several years life is similar to the time method of assessing the financial performance of a business over a single year. It is sometimes called accounting rate of return. Return on capital employed हम कैसे निकालते थे? Average accounting profit per annum डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट पर एनम है ना, इसकी जगह पर एग्जामिनर अक्सर वर्ड यूज करता है एवरेज कैश इनफ्लोज। एवरेज कैश इनफ्लोज। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, इसकी जगह एग्जामिनर अक्सर वर्ड यूज करता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसकी जगह एग्जामिनर क्या वर्ड यूज करता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अक्सर। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके पास, आपके लेवल पे, आपके पास जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, आप उसी को अप्रेज कर रहे हो। आप उस ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट को अप्रेज कर रहे हो। नहीं समझ आई? मैं दोबारा समझा देता हूं। देखो, मैं कारोबार चला रहा हूं,
मैं उस कारोबार में कोई नई चीज ऐड ऑन करना चाह रहा हूं, तो जो नया हल्का उस कारोबार में बनाऊंगा, जो नया काम उस कारोबार में करना चाहूंगा, उस पे जो होने वाला खर्चा है वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगी ना। मैं पूरे नए सिरे से तो कारोबार नहीं जमा रहा, ऑलरेडी एक बना हुआ कारोबार है, उसमें एक चीज ऐड ऑन कर रहा हूं। तो मेरे लिए जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, क्या वो टोटल होगा या उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा? ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा, क्योंकि बाकी की चीजें तो मैं ऑलरेडी एट द स्टार्ट ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट कर चुका हूं। अभी अगर मैं कुछ नया काम करने जा रहा हूं, तो उस नए काम से रिलेटेड जो भी चीज होगी वो मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगी या कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉयड आपके लिए क्या होगा? वो पैसा जो आपने कारोबार में, सॉरी, वो पैसा जो आपने अपने नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा? वो अमाउंट जो आपने न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। अच्छा जी। द प्रॉफिट यूज इज यूजुअली आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो एक चीज याद रखना, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा होता हूं, मैं जब भी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहा होता हूं, तो मैं प्रॉफिट पे बात नहीं करता, मैं हमेशा कैश फ्लोज पे बात करता हूं। आसान आसान अल्फाज में बात करते हैं, मैं जब जब बात करूंगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की, तो मैं हमेशा रेलेवेंट चीजों पे बात करूंगा। किस पे बात करूंगा? रेलेवेंट चीजों पे। और रेलेवेंट मेरे लिए क्या क्या होता है जो हमने पढ़ा था? फ्यूचर इकोनॉमिक, सॉरी, फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एंड अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज एंड अपॉर्चुनिटीज। अगर मैं रेलेवेंट पे बात कर रहा हूं, तो मैं कभी भी प्रॉफिट पे अपना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकाल सकता, क्योंकि प्रॉफिट में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नॉन कैश आइटम्स हैं। जैसे कि बैड डेट्स नॉन कैश है, जैसे कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। तो जब जब मैं अपने प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन और बैड डेट्स को ऐड ऑन कर देता हूं, तो मेरे पास कैश फ्लोज आ जाते हैं, मेरे पास इनिशियल कैश फ्लोज आ जाते हैं। और उन कैश फ्लोज का मैं एवरेज निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट को अप्रेज करता हूं, while using non-discounted cash flows method, while using non-discounted cash flows method। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी, इस पे एक सवाल भी कर लेंगे। अच्छा, अब ये चीज आ गई मेरे पास कि मुझे एवरेज अपने कैश फ्लोज कैसे निकालने हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि नॉर्मली हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट में से, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए है, तो मैं कभी भी अपनी स्क्रैप वैल्यू को माइनस नहीं करूंगा। हाउएवर, लेट मी टेल यू दिस थिंग कि ये जो एवरेज इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है, ये वंस इन अ ब्लू मून टेस्ट किया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के एग्जामिनर ने 250 सवाल बनाए हैं, तो उन 250 सवालों में से 2 या 5 सवाल ऐसे होंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एवरेज इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज किया गया है। अदरवाइज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही यूज होती है, अदरवाइज आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही यूज होती है। हाउएवर, लेट मी टेल यू दिस एज वेल कि ये एवरेज इन्वेस्टमेंट आप लोग आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट या F9 में बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो। इनशाला फ्यूचर में F9 में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये चीज पढ़ोगे। आपके लेवल पर ज्यादातर क्या चीज टेस्ट होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड, या जिसे हम कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मैं अगर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को यूज कर रहा हूं, या मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कर रहा हूं, तो हाउ वुड आई सजेस्ट वेदर आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट? डिसीजन रूल्स। इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन टारगेट, मैं चाह रहा था कि मुझे 10% प्रॉफिट मिले, मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है 25%, तो आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट।
इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन टारगेट, मैं चाह रहा था कि 15% प्रॉफिट मिले, मुझे प्रॉफिट मिल रहा है 12%, तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ये तो दो सिचुएशन हो गई जहां पर एक में मेरा टारगेट से ज्यादा प्रॉफिट है, एक में मेरा टारगेट से कम प्रॉफिट है। इफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू टारगेट, क्या मुझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए है या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए है। मैं चाह रहा था कि भाई 10% मुझे मिल जाए, और 10% मुझे मिल गया, तो क्या बुराई है? जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया ना, तो आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, आई शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। लेकिन यहां पर एक चीज समझ लो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू अप्रेज एन इन्वेस्टमेंट। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज अ ट्रेडिशनल मेथड टू अप्रेज एन इन्वेस्टमेंट। किस तरीके से, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, क्विक टू कैलकुलेट। कितना टाइम लगा हमें ये पता करने में कि 500 रुपए का मेरा मुनाफा है? अगर मैं आपको कहता हूं कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? 500, सॉरी, एवरेज मेरा कैश फ्लो कितना है? 300। इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरी? 1000। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया मेरा? 30%। क्विक टू कैलकुलेट, सिंपल टू यूज एंड अंडरस्टैंड। सिंपल है बताना भी, समझाना भी। फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स फॉर मैनेजर, सबको पता है कि भाई मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, सबको पता है। कॉमनली यूज्ड बाय एक्सटर्नल एनालिस्ट, कॉमनली यूज्ड बाय एक्सटर्नल एनालिस्ट, यानी कि जो भी लोग आते हैं बाहर से हमारी कंपनी की बिजनेस की वैल्यूएशन करने के लिए, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर ही काम करते हैं। सही। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट माइट नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स पे बात ही ना करना चाह रही हो। कंपनी ये बोल सकती है कि भाई प्रॉफिट तो आप मुझे दिखा रहे हो, मुझे ये बताओ पैसा कितना आ रहा है। प्रॉफिट तो आप मुझे दिखा रहे हो ना, पैसा कितना आ रहा है? भाई मुझे पैसे से मतलब है, पैसा रोकड़ा, नकद, मुनाफा होता रहेगा, पैसा नहीं फंसना चाहिए कहीं पर। पैसा कितना मिल रहा है, कितनी जल्दी मिल रहा है? क्योंकि जब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम क्या चीज देखते हैं? कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां करनी है, कितना पैसा देना है, और पैसा मिलेगा कितना। यही चार डिसीजंस हमने पढ़े थे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, सॉरी, इन्वेस्टमेंट सेंटर में, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। कब इन्वेस्टमेंट करनी है, कहां करनी है, कितनी करनी है, और मिलेगा कितना। कभी किसी ने ये नहीं बोला कि कमाऊंगा कितना या बचेगा कितना, नहीं, मिलेगा कितना, पैसा कितना मिलेगा। मैं बचाऊंगा कितना, ये वर्ड मैंने कभी यूज नहीं किया था, हमेशा क्या वर्ड यूज किए? मिलेगा कितना। कैश फ्लो इज द ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होते हर दफा। क्योंकि मेरी कंपनी प्रॉफिट में फिर भी बैंकरप्ट हो गई क्योंकि मेरे पास कैश ही नहीं है देने के लिए, तो ऐसे प्रॉफिट का मैं अचार डालूंगा? कैश होना चाहिए मेरे पास। तो मुझे ये बताओ कैश कितना आएगा। डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशंस आर पॉसिबल। क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, तो इससे एडवांस और इससे ज्यादा फायदेमंद मेथड जो है हमारे पास, उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट को अप्रेज किया जा सकता है, और वो पॉसिबल है। इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने इनिशियली अभी आप लोगों से बात की थी, कि 1 साल के बाद अगर मैं आपको 300 रुपए दे रहा हूं, तो क्या उस 300 रुपए की आज भी वही वैल्यू है जो 1 साल के बाद थी? नहीं। खुद सोचो, आज इस वक्त की बात कर रहा हूँ, KFC की फैमिली फेस्टिवल 3 जो है वो 2499 रुपए की पड़ रही है। क्या 1 साल पहले वो 2499 की थी? नहीं, कम थी ना, सस्ती थी। ऐसा ही है, सस्ती थी। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 साल के बाद वो 2700 रुपए की होती है, 2500 की होती है, या 2800 रुपए की होती है, तो भाई ये बताओ 2800 रुपए जो 1 साल के बाद है, उसकी आज क्या वैल्यू है? दिस इज नोन एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, या जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग करना। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में कहीं भी डिस्काउंटिंग नहीं हो रही, एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है।
It considers accounting profit rather than cash flows. It considers accounting profit rather than cash flows. जो अभी यहां पर मैंने बताया आपको, मुझे प्रॉफिट से गर्ज नहीं है, पैसा कितना आ रहा है, और ये प्रॉफिट पे काम कर रहा है, कैश फ्लोज पे काम नहीं कर रहा। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में। नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज में जो दूसरा मेथड आता है इन्वेस्टमेंट को अप्रेस करने का, उसे कहा जाता है सिंपल पेबैक पीरियड। उसे क्या कहा जाता है? सिंपल पेबैक पीरियड। सिंपल पेबैक पीरियड क्या होता है, जरा ये चीज समझना। मैं कहता हूं आज के दिन, आज के दिन यानी कि ईयर जीरो। ईयर जीरो का मतलब होता है टुडे, आज, अभी, इसी वक्त। आप मुझे 1,000 रुपए दे दो बतौर इन्वेस्टमेंट, आप मुझे दे दो 1,000 रुपए बतौर इन्वेस्टमेंट, और मुझसे अगले 5 साल तक, और मुझसे अगले 5 साल तक 300-300 रुपए लेते रहो पर ईयर। हम सबको ये चीज समझ आती है कि 5 साल के बाद मुझे 500 रुपए का मुनाफा नजर आ रहा है। वो भी कंफर्म नहीं है कि 500 होता है या नहीं होता, अभी मैंने कहा सिर्फ नजर आ रहा है। जब मैं बात करता हूँ पे बैक पीरियड की, पे बैक पीरियड का मतलब ये होता है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है वो कितने टाइम में कवर हो जाएगी। पे बैक पीरियड का क्या मतलब होता है कि जो इन्वेस्टमेंट मैंने की है वो कितने टाइम में मुझे रिटर्न मिल जाएगी। हमें ये नजर आ रहा है कि 300 रुपए का मुनाफा है हर साल, नहीं, गलत है ये। बेटा आपने 1,000 रुपए दिए भी हैं, तो अगर आपको पहले साल में 300 रुपए का मुनाफा है तो वो 300 रुपए का मुनाफा नहीं है, आपके 300 रुपए रिकवर हुए हैं अभी, और पीछे रिकवरी रहती कितनी है? 700। दूसरे साल में आपको 300 रुपए मिले तो आपके मजीद 300 रिकवर हो गए, पीछे रहते कितने? 400। तीसरे साल में आपको मजीद 300 मिले तो आपके 300 रुपए मजीद रिकवर हो गए, पीछे रहते कितने? 100। चौथे साल में आपको 300 रुपए मिले तो आपका 100 रिकवर हो गया, यानी कि आपका 1,000 रिकवर्ड टोटली, और अब आपके पास 200 रुपए का क्या आ गया? फायदा आ गया। तो मतलब मुझे 3 साल तो लगे अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए, लेकिन 3 साल में अगर देखूं मैं, तो 3 साल में मेरी जो इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है वो सिर्फ 900 हो रही है, जबकि मैंने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1,000। तो 3 साल तो ये आ गए मेरे पास। वो जो चौथा, वो जो 100 रुपया पीछे रह गया, वो कितने टाइम में रिकवर हुआ, अब ये मैं मंथ्स में कैलकुलेट करूंगा। किसमें कैलकुलेट करूंगा? मंथ्स में। और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये कैलकुलेट किया जाता है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो फ्रॉम नेक्स्ट पीरियड मल्टीप्लाई बाय 12। 12 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। अब मेरी यहां पर रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 100। अगले साल मेरा कैश कितना आया? अगले साल मेरा कैश आया 300 का। तो मेरा कितने टाइम में ये रिकवर हुआ? 3 years and 4 months। तो मेरा पे बैक कितना आ गया? 3 years and 4 months। मेरा पे बैक कितना आ गया? 3 साल और 4 महीने। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। दिस इज द सिंपल पे बैक पीरियड। सिंपल पे बैक पीरियड अब होता क्या है, एक नजर पढ़ लेते हैं। दिस इज द टाइम टेकन टू रिकवर द इनिशियल कैश फ्लोज फ्रॉम द कैश इनफ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट। जो इनिशियल मेरा कैश फ्लो था उसको कैश इनफ्लोज के थ्रू रिकवर करने में जो टाइम लगा मुझे, इसे कहा जाता है सिंपल पे बैक पीरियड। कैश इनफ्लोज के थ्रू, किसके थ्रू रिकवर करने में? कैश इनफ्लोज के थ्रू रिकवर करने में जो टाइम लगा मुझे, इसे क्या कहा जाता है? सिंपल पे बैक। इसे क्या कहा जाता है?
सिंपल पे बैक। तो payback period is the amount of the time that is expected to take for the cash inflows from the capital investment project to equal the cash outflows। इन्होंने जो बात लिखी है, जरा ये चीज समझना, पेबैक पीरियड क्या होता है। उस टाइम को कहा जाता है जितने टाइम में मेरे कैश आउटफ्लोज बराबर हो जाएंगे मेरे कैश इनफ्लोज के। पेबैक पीरियड किस चीज को कहा जाता है? उस टाइम को कहा जाता है जिस टाइम में मेरे कैश आउटफ्लोज बराबर हो जाएंगे किसके? कैश इनफ्लोज के। मेरा कैश आउटफ्लो था 1000। व्हेन दिस -1000 इज इक्वल टू +1000, तो मैं कहूंगा कि जनाब मेरा पेबैक हो गया। मेरा पेबैक हो गया मतलब मेरा इनफ्लो बराबर होना चाहिए किसके? आउटफ्लो के। तो मैं कहता हूं कि जनाब मेरा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई, यानी कि आई हैव गॉट माय पेबैक। सही। डिसीजन रूल्स क्या होते हैं? इफ सिंपल पेबैक पीरियड इज लेस देन टारगेट, मैंने सोचा था कि 5 साल में पैसे रिकवर होंगे। मैंने सोचा था कि 5 साल में इन्वेस्टमेंट रिकवर होगी। इन्वेस्टमेंट रिकवर हो रही है 3 साल 4 महीने में। एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट कर लो। आपने अंदाजा लगाया था, आप मेंटली प्रिपेयर थे कि 5 साल तक पैसे फंसेंगे। आपका पैसा फंस रहे 3 साल 4 महीने तक, जल्दी रिकवर हो रहा है ना, पकड़ लो प्रोजेक्ट, काम की चीज है। इफ सिंपल पेबैक इज ग्रेटर देन टारगेट, मैंने सोचा था कि 3 साल में पैसे रिकवर हो जाएंगे। पैसे रिकवर हो रहे हैं 3 साल 4 महीने में। रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा टाइम लग रहा है, मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं है दाया करने के लिए, तो रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। व्हाट इफ माई सिंपल पेबैक पीरियड इज इक्वल्स टू टारगेट? अब क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट कर लो। मैं चाह रहा था 3 साल में कवर हो जाए, 3 साल में कवर हो रहा है पैसा, दैट्स इट, पकड़ लो प्रोजेक्ट, क्या बुरा है। ओके। एडवांटेजेस क्या है सिंपल पेबैक के, पढ़ लेते हैं एक दफा। इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड, आसान है समझाना, कैलकुलेट करना भी आसान है। इट इज वाइडली यूज्ड इन प्रैक्टिस एज फर्स्ट स्क्रीनिंग मेथड। आप सबसे पहले जो है ना, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे होते हो, तो आप सबसे पहले ये देखते हो रिकवर हो रहा है पैसा। अगर हो रहा है तो कितने टाइम में हो रहा है। Its use will tend to minimize the effect of risk and help liquidity। आप डूबने से बच जाते हो अगर आपको ये पता हो कि आपका पैसा कितनी जल्दी रिकवर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आपका पैसा 5 साल में रिकवर होगा, जबकि मुझे इंटरनली पता है कि आपका पैसा 3 साल 3.5 साल में रिकवर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको 5 साल बोलता हूँ, 3.5 साल में पैसा रिकवर करता हूँ, आप भी खुश रहोगे। सही है। आपको ये पता होगा यार पैसा डूबा नहीं है। सही समझ रहे हो ना चीज को? बिकॉज ग्रेटर वेट इज गिवन टू अर्लियर कैश फ्लोज विच कैन प्रोबेबली बी प्रिडिक्टेड मोर एक्यूरेटली देन डिस्टेंट कैश फ्लोज। क्या ज्यादा आसान है प्रिडिक्ट करना? मैं कहता हूं आसमान में आज बादल है, कल हो सकता है बारिश हो जाए। ये ज्यादा इजी है प्रिडिक्ट करना, या मैं 1 महीने बाद की बारिश की प्रिडिक्शन ज्यादा आसानी से करूंगा? कल वाली ज्यादा आसानी से करूंगा ना, क्योंकि मुझे नजर आ रही है वो चीज। और जब मैं पेबैक की बात करता हूं, तो मैं जो अगले साल में होने वाले कैश फ्लोज आएंगे मेरे पास, उनको मैं बासानी प्रिडिक्ट कर सकता हूं, और कोशिश ये करता हूं कि उनको मैं ज्यादा से ज्यादा रखूं। सही। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये तो इसका डिसएडवांटेज है। ये इसका डिसएडवांटेज है, इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो रादर देन प्रॉफिट्स। इट्स अ, बल्कि नहीं, ये एडवांटेज ही है, सॉरी, कि इट इज बेस्ड ऑन कैश फ्लो रादर देन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट पे बात नहीं कर रहा, किस पे बात कर रहे हैं? कैश फ्लो पे। मैं पैसा रिकवर कैसे करूंगा? प्रॉफिटेबिलिटी को देख के, या मुझे पैसा मिल कितना रहा है इसको देख के? पैसा मिल कितना रहा है। आप अगर मुझे 1000 रुपए दे रहे हो, तो मैं आपको प्रॉफिट दिखा के खुश करूंगा या आपका पैसा दे के खुश करूंगा? ऑब्वियसली पैसा दे के खुश करूंगा। तो नहीं, हमेशा बात होती है पैसे पर।
आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नजर आ रही है तो मैं खुश हो गया, नहीं 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 भाई नहीं। प्रॉफिट आपका है, मुझे मेरा पैसा वापस कब मिलेगा ये बताओ। और पे बैक पीरियड किस पे काम करता है, पैसा कब मिलेगा। सही। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज इग्नोर्ड ऑब्वियसली। टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज इग्नोर्ड क्योंकि मैं प्रॉफिट पे काम नहीं कर रहा, मैं कैश फ्लोस पे काम कर रहा हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉफिट देख के भी खुश हो जाएंगे हम, तो प्रॉफिटेबिलिटी को ये चीज इग्नोर कर रही है। द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज इग्नोर्ड, जो मैंने अभी बात कही थी। 300 रुपए जो मुझे 2 साल के बाद मिलेंगे उनकी आज वैल्यू क्या है ये नहीं बता रहा। इट इग्नोर्स एनी कैश फ्लो दैट अकर आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज पेड फॉर इटसेल्फ। 3 साल 4 महीने में पैसा रिकवर हो गया ना, बस। उसके बाद क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। पे बैक पीरियड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कवर होने के बाद क्या करना है इस पे बात नहीं करता। फिर चाहे वो सिंपल हो या डिस्काउंटेड हो, इस पे बात नहीं करता पे बैक पीरियड। A project that takes time to get off the ground but earns sustainable profit once established might be rejected if the payback period method is used. मैं कहता हूं कि मेरे प्रोजेक्ट की एक लाइफ साइकिल है। जब मैं कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता हूं तो मार्केट में उसकी सेल अचानक से नहीं बढ़ती, स्लोली और ग्रेजुअली उसकी सेल बढ़ती है। तो अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहा हूं तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम भी चाहिए होगा। पे बैक पीरियड कहता है कि नहीं, अगर आपने टारगेट किया था 3 साल और 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट आपको नहीं कमा के दे रहा तो उसको छोड़ दो। क्या पता वो 3 साल के बाद मुझे इतना कमा के दे कि मैं उस 3 साल को इग्नोर कर दूं। पे बैक पीरियड इस चीज को इग्नोर करता है जो कि गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका जब बनता है तो उसकी एक होती है इनिशियल स्टेज, इंट्रोडक्टरी स्टेज जिसे जिसे हम कहते हैं। फिर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो मेच्योरिटी पे जाता है। मेच्योरिटी का मतलब ये है कि अब मेरा प्रोडक्ट दुनिया जानती भी है, खरीदती भी है, इस्तेमाल भी कर रही है, और ये प्रोडक्ट मेरे लिए फायदेमंद भी है। हो सकता है कि ये मेच्योरिटी तक पहुंचना उसके लिए मेरे पेबैक पीरियड के बाद वाला पीरियड हो, और पेबैक इस चीज को इग्नोर करता है, तो मेरे लिए कभी कभी नुकसानदेह भी है। वेयर एज स्मॉलर प्रोजेक्ट पेइंग बैक मोर क्विकली मे बी एक्सेप्टेड। और अक्सर ऐसा भी होता है कि मैं बोलता हूँ यार पैसे इसमें जल्दी मिल जाए ये कर लो, जबकि वो इतना फायदेमंद नहीं होता। अब खुद सोचो, मैं कहता हूं कि 3 साल में मेरा पेबैक होना चाहिए। मेरा पेबैक कितना होना चाहिए, 3 साल। एक प्रोजेक्ट है जो मुझे 3 साल में पेबैक दे रहा है, लेकिन वो मुझे रिटर्न दे रहा है कितना, 10% के हिसाब से। और एक प्रोजेक्ट है जो मुझे पे बैक दे रहा है 7 साल में, जो मुझे पे बैक दे रहा है 7 साल में, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है, उसका जो रिटर्न है, उसका जो कैश फ्लोज है वो है 30%। अब अगर मैं पे बैक पे बैठा रहा हूं तो 7 साल वाले को तो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि 7 साल में मुझे दे रहा है, और इसको मैं पकड़ लूंगा जो 3 साल में मुझे कितना दे रहा है, 10%। तो इन अ वे मैंने लॉन्ग टर्म में अपना 20% का नुकसान कर दिया, बिकॉज मेरा पे बैक पीरियड मेरा साथ नहीं दे रहा था। तो ये चीज हमें अक्सर देखनी पड़ती है, जिसको पे बैक कर देता है इग्नोर। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। किसी का कोई सवाल होते तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।